हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार आपका यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो हम आपको टॉपिक करवाने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स आपका ईवीएस से संबंधित टॉपिक है। और आपको ये पता है जो इन्वायरमेंटल साइंस विषय है ये आपका साइंस और ज्योग्राफी से दोनों विषयों से मिला जुला ही सब्जेक्ट है और दोनों सब्जेक्ट जो विषय हैं उनसे ही इसको पूरा किया गया है। तो इससे पहले हम जो है इसमें एक लेक्चर आपको इन्वायरमेंट का पर्यावरण के बारे में बता चुके हैं। टॉपिक जो है स्टूडेंट्स, यदि इसका यूज़ देखा जाए तो ये सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो सीटेट में आपका 30 नंबर का इन्वायरमेंटल साइंस का पोर्शन आता है, ईवीएस का पोर्शन आता है, उसके लिए यह टॉपिक है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, जो आज का टॉपिक है सागर क्लासेस रोहतक के ऊपर, जो आज का टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी कहा जाता है इसको इंग्लिश में, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। तो एक तरह से ये शब्द जो है स्टूडेंट्स पारिस्थितिकी, इसका अर्थ क्या है, तो मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, कोई भी एटमॉस्फेयर है, कोई भी पर्यावरण है, कोई क्षेत्र विशेष है, उसमें किसी न किसी प्रकार के विशेष जो जीव जंतु हैं वो रहते हैं और वो एक ऑटोमेटिक उस क्षेत्र के ऊपर एक प्रभाव छोड़ते हैं। और वो जो क्षेत्र है वो स्टूडेंट्स उन जीवों पर प्रभाव छोड़ता है। तो जो इनका इंटर रिलेशन है, इनकी जो अंत्य क्रिया है, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। जिस तरह से एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया कि भाई हम बात करें आपका पारिस्थितिकी से रिलेटेड बात करते हैं कि भाई आपका रेगिस्तान का जहाज़ ऊँट है और जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, और एक है पोलर बियर या ध्रुवीय भालू। दोनों ही एक विशेष प्रकार के एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, लेकिन हम इनका स्थान चेंज कर दें, यानी कि हम रेगिस्तानी जहाज़ ऊँट को ध्रुवों पर ले जाएं, पोल्स के ऊपर ले जाएं और ध्रुवीय भालू को रेगिस्तान में छोड़ दें, तो ये अपने चारों ओर के वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे और दोनों ही मर जाएंगे। और इधर यदि उनको ऐसा ही माहौल मिल जाए जैसा था तो वो जीवित रहेंगे, अपना जो है जीवन सिस्टमेटिक ढंग से जिएंगे। तो अब हम ये चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स कि ये होता क्या है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिकी का वातावरण पर और वातावरण का पारिस्थितिकी पर एक प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। देखिए क्या कहता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है, यानी कि स्टूडेंट्स ये बायोलॉजी से संबंधित एक ब्रांच है जिसमें जीव समुदाय, विशेष प्रकार के जो समुदाय हैं जीवों के, तथा उनके वातावरण, उनका एटमॉस्फेयर के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जीवों का, और उस क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। उनमें जो इंटरनल रिलेशनशिप है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कोई भी जीव है वो जिस जगह भी रहता है वहाँ पर पानी, वायु, मृदा और वनस्पति का उस जीव के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो जीव भी इन चीज़ों के ऊपर प्रभाव छोड़ता है। तो यही क्या है, आपकी पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है। अब इस शब्द का प्रयोग देखें स्टूडेंट्स, तो रिटर ने 1865 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान रहे, शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन देखिए भाई, अर्नेस्ट एक्कल ने स्टूडेंट्स इसको परिभाषित किया, इसको व्यापक रूप से समझाया 1869 में, और यही परीक्षा में ज़्यादा आता है। 1869 में अर्नेस्ट एक्कल ने इकोलॉजी शब्द को परिभाषित किया और इसको समझाया। तो और वैसे रिटर ने इसका प्रयोग पहले कर लिया था, 4 साल पहले शब्द का प्रयोग हो चुका था। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है अर्नेस्ट एक्कल, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। अब देखें भाई, दूसरा जो शब्द है यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र। अब यहाँ पर पारिस्थितिकी के साथ तंत्र शब्द लग गया है। एक इसका मतलब होता है एक सिस्टम। इसमें विभिन्न प्रकार के जो जीवों की इकाइयाँ हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तंत्र शब्द लग गया तो इसका मतलब है ये व्यापक हो गया थोड़ा। तो देखिए भाई, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का प्रयोग किया था
A.G. टांसले। A.G. टांसले ने 1935 में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। दूसरी चीज़ होती क्या है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष के सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है, उनके इंटरनल रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में यदि मैं तुलना करूं तो काफ़ी सूक्ष्म है, पारिस्थितिकी तंत्र में थोड़ा सा व्यापक रूप जो है इसका सामने आता है। इसके अलग अलग घटक सामने आते हैं, जैविक घटक अलग सामने आते हैं, अजैविक घटक अलग सामने आते हैं। जैविक घटकों की चर्चा करें तो जिस तरह से वनस्पति है, जीवाणु है, मानव है, अन्य जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारे। अजैविक घटकों की बात करें तो जैसे मृदा है, मृदा अजैविक घटक है। और दूसरा भाई आपका इसमें आपका पर्वत है, पहाड़ है, प्रकाश है, वायु है, जल है, तो ये अजैविक घटक आ जाएंगे। अब देखें एक शब्द और है यहाँ पे, उसको आगे बढ़ाने से पहले हम तो पारिस्थितिकी इकोसिस्टम क्या है, देखिए आगे क्या कहता है, यह एक प्राकृतिक इकाई है, यह एक प्राकृतिक इकाई है। इसका ये मतलब नहीं है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का है, कृत्रिम भी है और प्राकृतिक भी है। तो यहाँ पर यह एक प्राकृतिक इकाई है। पारिस्थितिकी की विशेषताएं, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या होती है, देखिए सुनिश्चित क्षेत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक निश्चित क्षेत्र आता है, पहली चीज़। दूसरा कहता है कार्यशील इकाई, उसमें निरंतर जो हो कार्य होता रहता है। और एक खुला तंत्र होता है। अपनी उत्पादकता, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पारिस्थितिकी तंत्र के अकॉर्डिंग उत्पादकता अपनी होगी। किसी भी प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें रहने वाला जो जीव है वो अपने जाति से संबंधित अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसी जाति के पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों उनको जन्म देता है, तो उसकी अपनी एक यूनिट बनती है। दूसरी चीज़ देखिए भाई, एक खुला तंत्र होता है, कार्यशील इकाई होती है, उसमें निरंतर जो है निरंतरता बनी रहती है और एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है। अब दो प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिस तरह से एक तो है आपका वन पारिस्थितिकी तंत्र, एक है आपका घास के पारिस्थितिकी तंत्र। तो इनमें से जो बीच में जो ये मैंने छायादार क्षेत्र बनाया है इसको बोलते हैं इकोटोन। ये डायरेक्ट परीक्षा में पूछा गया है कि इकोटोन से क्या संबंध है। तो स्टूडेंट्स एक अलग तरह की पारिस्थितिकी तंत्र है, दूसरा अलग तरह का पारिस्थितिकी तंत्र है, और दोनों जो मिलते हैं ओवरलैप जो उनका होता है तो वहाँ कुछ एक दायरा ऐसा होता है जिसमें दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित विशेषताएं पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं इकोटोन। डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि भी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पहले किसने किया, इसको परिभाषित किसने किया, यह साइंस में किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है, और पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर क्या है। अब दूसरी चीज़ देखिए भी मैं क्या कहता हूँ, दूसरी चीज़ है इसका जो घटक है, कार्यशील इकाई है, सुनिश्चित क्षेत्र है, खुला तंत्र है, अपनी उत्पादकता है, और इसके अतिरिक्त तीन घटक हैं भाई। एक तो ऊर्जा का है, इसमें स्टूडेंट्स ऊर्जा का निरंतर स्थानांतरण होता रहता है। और प्राकृतिक स्रोत देखें तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत जो है वो सूर्य है। सूर्य से जो है पारिस्थितिकी तंत्र को क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा जैविक घटक, उसके जैविक घटक आते हैं, थोड़ी सी देर पहले चर्चा की थी, जैसे वनस्पति है, जीवाणु है, पेड़ पौधे हैं, मानव है, पशु हैं, पक्षी हैं, जैविक घटक उसमें रहेंगे। अजैविक घटक भी उसमें रहेंगे। अजैविक घटक में आपका प्रकाश है, मृदा है, मिट्टी है, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखें भी नेक्स्ट इकोटोन क्या होता है, आप समझ गए। नोट देखें भी, इकोसिस्टम में यानी कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उसको मजबूत बनाए रखने के लिए संख्या पिरामिड का सीधा होना अनिवार्य है। संख्या पिरामिड का मजबूत होना अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है। और ये संख्या पिरामिड कैसा हो स्टूडेंट्स, सीधा हो। यहाँ पर देखिए मैं एक ऊर्जा पिरामिड दर्शा रहा हूँ, एक आपका सीधा पिरामिड या संख्या पिरामिड दर्शा रहा हूँ। इसमें उत्पादकों की संख्या हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और उत्पादक किसके ऊपर, उत्पादकों के ऊपर कौन निर्भर करेगा, उपभोक्ता निर्भर करेंगे। उपभोक्ता देखिए कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ दर्शाया है 3 प्रकार के। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, उसके बाद में उपभोक्ता होंगे और उसके बाद में अपघटक होंगे। जिस तरह से पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का।
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण ही पेड़ पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, और प्रकृति में मात्र पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो क्या हैं, उत्पादक हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बता दें आपको, ये जो उत्पादक हैं सभी प्रकार के उपभोक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो इस तरह से देखिए। दूसरा है भी ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड में क्या है स्टूडेंट्स, अब प्रश्न आ जाए पेड़ पौधे उत्पादक क्यों हैं, क्योंकि इनमें भोजन बनाने की कला होती है, इस कारण से ये क्या हैं, उत्पादक हैं। किस प्रक्रिया में भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कौन सी गैस वायुमंडल से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, कौन सी छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इसी कारण से जो है पेड़ पौधों को प्रकृति के फेफड़े भी कहा जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे जो हैं वो ब्राज़ील के जंगलों में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इस कारण से ब्राज़ील के जंगलों को क्या कहते हैं, प्रकृति के फेफड़े कहा जाता है, प्रकृति के फेफड़े। तो यहाँ पर देखिए उत्पादक हैं पेड़ पौधे, फिर उपभोक्ता उनके ऊपर निर्भर हैं, चाहे किसी भी श्रेणी का उपभोक्ता क्यों ना हो, इनके ऊपर निर्भर रहेगा। और ये भी एक इनका लाइफ का जब एंड आ जाता है तो अपघटक जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, इनको क्या करते हैं सॉरी स्टूडेंट्स, इनको क्या करते हैं, इनका जो है कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में अपघटन कर देते हैं। उसके बाद में ऊर्जा पिरामिड। देखिए तो जीवों में ऊर्जा पिरामिड है स्टूडेंट्स, जीवों में ऊर्जा पिरामिड है। एक ये उत्पादक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आहार श्रृंखला जो मैंने नीचे दर्शाई है। आहार श्रृंखला, पौधे हैं उत्पादक हैं, पौधे को कीट खाता है, कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है। और इस तरह से जो सर्वोच्च श्रेणी का उपभोक्ता है यहाँ इस आहार श्रृंखला में मोर है। और ये किसी भी पायदान के ऊपर जब कोई भी उपभोक्ता मरता है तो उसको जो है बैक्टीरिया उसका अपघटन कर देते हैं। तो यहाँ पे है ऊर्जा स्थानांतरण। ऊर्जा का पिरामिड देखिए तो हमेशा कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जब 100% ऊर्जा 100% ऊर्जा पेड़ पौधे लेते हैं तो 90% खुद के लिए यूज करके स्थानांतरण कितना करते हैं, 10% करते हैं। इधर कीट भी खुद के लिए ली गई ऊर्जा का 90% यूज करके 10% क्या करता है, स्थानांतरित करता है। इधर सांप भी खुद के लिए जो ली गई है उसका 90% यूज करके 10% स्थानांतरण करता है। और यहाँ से प्रश्न बनता है एक ऊर्जा पिरामिड में एक स्टेज पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का यूज होता है, तो स्टूडेंट्स 90%। और स्थानांतरण कितना होता है, 10%। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरह से देखिए आहार श्रृंखला हो गई, भी कोई भी आहार श्रृंखला आ जाए, पेड़ पौधे हैं, उसके बाद में हिरन, हिरन के बाद में शेर, ये भी हो सकता है। इसमें प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हिरन है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो है वो शेर है। तो इस तरह से है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भी मानव को किस वर्ग में रखेंगे, तो मानव जो है वो सर्वाहारी है भाई। जो मांस खाने वाले जीव हैं वो मांसाहारी हैं, और जो सीधे जो वनस्पति पेड़ पौधों को खाने वाले जीव हैं वो शाकाहारी हैं। तो इस तरह से है। अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इकोसिस्टम के प्रकार। तो देखा जाए तो मूल रूप से इकोसिस्टम के दो ही प्रकार हैं, एक तो प्राकृतिक जैसे कि वन है, एक समुद्र है, और अप्राकृतिक या मैन मेड हैं जैसे खेत। ये प्रश्न आता है कई बार कि निम्न में से कौन सा एक ये आपका अप्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है, तो उसमें खेत आ गया। खेत को मानव बनाता है, अपने अकॉर्डिंग उसको उर्वरक देता है। प्रयोगशाला हैं, विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है। एक्वेरियम है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। कृत्रिम मछली घर जो होता है एक्वेरियम है, इसके बारे में भी कई बार प्रश्न आ जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी, इकोसिस्टम क्या होता है। तो एक खाका मैंने तैयार किया है। यहाँ से जो मेन क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, अर्नेस्ट हैक्कल के बारे में पूछा गया है, या फिर आपका रिटर के बारे में पूछा गया है, ए.जी. टांसले के बारे में पूछा गया है। पारिस्थितिकी होता क्या है, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जीवों का और उस क्षेत्र का जो अध्ययन, जो इंटरनल अंत्यक्रिया का जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। और इससे बड़ा जो समुदाय है, बड़ी इकाई पारिस्थितिकी तंत्र की है, उसमें क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो एक चीज़ और यूनिक, सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, वो महासागरीय इकोसिस्टम है। महासागरीय इकोसिस्टम पता है आपको, वैसे भी प्रकृति में 71% भाग के ऊपर जल है, वो स्थायी भी है और आपका सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र भी है। तो ये था भाई स्टूडेंट्स इकोलॉजी।
सी-टेट के लिए, एच-टेट के लिए, सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और हम सी-टेट वाले जो है आपकी कोर्स में जो चल रही है उसमें जल्द ही इसके लिए तीसरा जो हम टॉपिक लेकर के आएंगे स्टूडेंट्स। इसमें देखिए जो 30 नंबर के पोर्शन में मैं आपको बता दूं कि 15% तो आपके इस तरह से आएंगे जो पेडागोजिकल पॉइंट के ऊपर होंगे, और 15 एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो स्टूडेंट्स आपका जो सिलेबस हम तीसरी क्लास से लेकर के ईवीएस पर्सन पूछ लेता है कई बार कि ईवीएस स्कूलों में किस कक्षा में लगती है, तो तीसरी क्लास से स्टार्ट होती है। तो तीसरी, चौथी और पाँचवीं इन क्लासों में जो किताबें हैं उनमें से यहाँ से प्रश्न आता है। और एक जो स्वतंत्र विषय है ईवीएस, कुछ एक क्वेश्चन जो है वो इनमें से भी लिए जाते हैं। तो हम जल्द ही आपके लिए तीसरा विषय जो है इसका टॉपिक लेकर के आएंगे स्टूडेंट्स। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पर सी-टेट से संबंधित या अदर कंपटीशन एग्जाम से संबंधित इंग्लिश की क्लासें भी स्टार्ट हो गई हैं। हम 3 टॉपिक जो हैं वो डाल चुके हैं, मैथ हमने पहले स्टार्ट कर रखा है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद।